चलो ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं अपना शल्य तंत्र में चैप्टर नंबर 38 पेपर नंबर सेकंड में। और इस पेपर नंबर सेकंड में आज हम बात करेंगे चैप्टर 38 का क्षुद्र आंत्र विकार, मतलब जितने भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज हैं वो डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला हम बात करेंगे यहाँ पे इंटेस्टाइनल टीबी के बारे में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारी इंटेस्टीन है उसकी एनाटॉमी क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल टीबी के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, उसका साथ में मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो हमारा जैसे सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटॉमी, जनरल एनाटॉमी थोड़ा यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ कितनी होती है। अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर या मैं कह सकता हूँ 20 फीट के अराउंड होती है। ठीक है। जो कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। तो हमारे पास जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ड्यूडेनम के बारे में, ड्यूडेनम कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर का जो हमारा एरिया होता है उस वो होता है, फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है हमारा ड्यूडेनम, जो कैसा होता है हमारा सी शेप होता है। ठीक है। ये जो हमारा यहाँ पे सी शेप दिख रहा है ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये है हमारा ड्यूडेनम वाला पोर्शन। ठीक है। अब बेसिकली इसमें हमने कल पढ़ा था ड्यूडेनम में, प्रीवियस लेक्चर में हमने ड्यूडेनल अल्सर पढ़े थे। ठीक है। यहाँ पे ड्यूडेनल अल्सर भी होते हैं। तो लेकिन अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, जीआईटी के बारे में। हम अपने इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी पे हम वापस आते हैं। तो शेप कैसा होता है, सी शेप होता है। पेरिटोनियल कवरिंग की बात करते हैं तो रेट्रो पेरिटोनियल होता है। रेट्रो पेरिटोनियल मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पेरिटोनियम की जो कवरिंग है वो एब्सेंट होती है एक्सेप्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम का जो फर्स्ट पार्ट है वहां पर तो पेरिटोनियम की कवरिंग प्रेजेंट है, लेकिन बाकी पार्ट पे क्या होता है, पेरिटोनियम क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है। पहला पार्ट हमने पढ़ा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद हमारा सेकंड पार्ट क्या है, ये हमारा दिख रहा है आपको, ये हमारा जेजुनम। तो जेजुनम की जो हमारी लेंथ होती है वो प्रॉक्सिमल कितना होता है, 2/5 होता है ऑफ मोबाइल पार्ट। ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं, इसका लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन कैसा होता है, इंट्रा पेरिटोनियल, मतलब पेरिटोनियम से कवर होता है। और इलियम हमारा थर्ड पार्ट है, इलियम, जो कैसा होता है, डिस्टल होता है 3/5 ऑफ द मोबाइल पार्ट। मोबाइल पार्ट मतलब क्या है कि जो हमारा मूवमेंट हो रहा है, जहाँ पे हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है उसका डिस्टल, डिस्टल वाला मतलब का मतलब क्या होता है, दूर का थर्ड पार्ट क्या है हमारा, इलियम है, जो कैसा है ये भी इंट्रा पेरिटोनियल होता है। ठीक है। तो ये हमारा ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम के बारे में थोड़ा एक जनरल इंट्रोडक्शन था। लोकेशन की बात करते हैं ड्यूडेनम में, तो मोस्टली अभी मैंने बताया ड्यूडेनम क्या है, मोस्टली रेट्रोपेरिटोनियल है एक्सेप्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। ठीक है। जेजुनम और इलियम की बात करते हैं, फ्रीली मोबाइल होते हैं और किससे, मीजेंट्री से सस्पेंडेड होते हैं, मतलब लटके हुए होते हैं। एक तरीके से कह सकते हो कि क्या है, जो मीजेंट्री है उसके थ्रू क्या हो रहे हैं, ये वहां पे उनको होल्ड किया हुआ है, इनको सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है। ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो आर्टीरियल सप्लाई किसके थ्रू होती है, यहाँ पे आर्टीरियल सप्लाई होती है सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी से। और वीनस ड्रेनेज किसके थ्रू होता है, सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन के थ्रू ड्रेनेज होता है, जो किस में जाके ओपन होती है, पोर्टल वेन में जाके ओपन होती है। ठीक है। ये हमारा जनरल अभी क्या चल रहा है, हम अभी केवल इंट्रोडक्शन या हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टीन है उसकी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज किसके थ्रू होता है, जो हमारे मिजेंट्रिक लिम्फ नोड्स है वो कहाँ जाएंगे, सुपीरियर मिजेंट्रिक नोड्स में जाएंगे, और वो बाद में फर्दर कहाँ पे जाके ओपन होता है, सिस्टेंट्रा काइली में जाके ओपन हो जाते हैं। ठीक है। अब आता है नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई किसके थ्रू होता है, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों तरीके की नर्व सप्लाई यहाँ पे प्रेजेंट होती है। आपको पता है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रेजेंट, नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, वो कहाँ से आती है, T9 से T11 आता है, किसके थ्रू, कॉलिक और सुपीरियर मिजेंट्रिक प्लेक्सस के थ्रू। ठीक है। मोटर होती है और ये करती है इनहिबिटरी टू पेरिस्टाल्सिस, मतलब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को इनहिबिट करती है। ठीक है। तो जो हमारी सिंपैथेटिक है वो क्या कर रही है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो हो रहा है उसको इनहिबिट कर रही है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मतलब क्या है कि जो आपका जीआईटी का मूवमेंट है या फूड का मूवमेंट है विद इन एलिमेंट्री कैनाल, उसको क्या कर रही है, इनहिबिट करता है सिंपैथेटिक। तो अब पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, उस मूवमेंट को बढ़ाएगा, तो क्योंकि अपोजिट है। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पेरिस्टाल्सिस को। ठीक है। और ये किसके थ्रू होता है, ये सप्लाई किसके थ्रू होती है, वेगस नर्व के थ्रू यहाँ पे इसका पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद न्यूरल सप्लाई की अगर बात करते हैं तो तुम्हें पता है एक एंटेरिक नर्व सप्लाई होती है। एंटेरिक नर्व सप्लाई होती है अपने पास, जो हमारी जीआईटी है उसके पास स्पेशल एक नर्व सप्लाई, वहां पे क्या होता है, उसका अपना एक नर्वस सिस्टम होता है जिसमें दो प्लक्सेस बनते हैं, एक बनता है ऑराबेक प्लक्सेस, दूसरा बनता है मीजनर्स प्लक्सेस, जिसको हम मैंट्रिक प्लक्सेस के नाम से भी जानते हैं। ऑराबेक प्लक्सेस ये किसके बीच में बनता है, जो हमारी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है। तो आपको पता है 4 हमारे पास लेयर होती है जो हमारी जीआईटी है ना, 4 लेयर हमने पढ़ी थी कल भी। तो सबसे पहले
पहले था सेरोसा, दूसरा मस्कुलैरिस, तीसरा था सबम्यूकोसा और इसके बाद थी म्यूकोसा। तो जो मस्कुलैरिस है इसके बीच में यहाँ पे सर्कुलर है और लॉन्गिट्यूडनल, इन दोनों के बीच में जो नर्व प्लक्सस बनता है वो है हमारा ओराबैक प्लक्सस, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है आपकी जीआईटी की मोटिलिटी को, मतलब आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा प्लक्सस बनता है सबम्यूकोसल प्लक्सस या मीजनर प्लक्सस। ये कहाँ पे बनेगा, सबम्यूकोसा में। ये हमारी इसके बाद कौन सी लेयर है, सबम्यूकोसा। तो यहाँ पे ये प्लक्सस प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या होता है कि वो सिक्रीशन और ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। तो मतलब ये जो हमारी नर्व है, ये जो हमारा एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम बना है, अलग से जो नर्वस सिस्टम हमारी जीआईटी में प्रेजेंट है, ये दोनों काम करेगा। मीजनर्स जो माइंटिक नर्व प्लक्सस है या ओराबैक प्लक्सस है, वो कंट्रोल करता है जीआईटी की मोटिलिटी को। और जो हमारा सबम्यूकोसल प्लक्सस है या मीजनर्स प्लक्सस है, वो क्या कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है हमारे सिक्रीशन को और ब्लड फ्लो को। तो ये हमारा यहाँ पे एक जनरल एनाटॉमी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस की है ना। तो वही देखो, अब हिस्टोलॉजिकल लेयर अगर हम बात करते हैं, मैंने अभी जीआईटी में 4 लेयर बताई, कौन कौन सी है। सबसे इनर कौन सी है, म्यूकोसा, जिसके पास विलाई होती है और क्रिप्स होते हैं। इस तरह के फोल्ड्स प्रेजेंट है म्यूकोसा में। इन फोल्ड्स को हम क्या कह रहे हैं, विलाई कह रहे हैं और क्रिप्स का नाम दे रहे हैं। ठीक है। इसके बाद सब म्यूकोसा, देन मस्कुलैरिस जो 2 टाइप की है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, एंड देन आपकी सेरोसा होती है जो आउटर मोस्ट होती है, जिसका पेरिटोनियम के साथ रिलेशन होता है। ठीक है। ये यहाँ पे इसकी जनरल एनाटॉमी हो चुकी है। जनरल एनाटॉमी सबको क्लियर हो गया, हैंड रेज कर देना एक बार, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं कि हाँ सभी लोगों को क्लियर है। ठीक है। जनरल एनाटॉमी सभी के क्लियर हुआ। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका फिजियोलॉजी के बारे में। तो नॉर्मल जीआईटी के सिक्रीशन अगर देखोगे पर डे कितना होता है, सलाइवा 1000 ml होता है। ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस 1500 ml होता है। इंटेस्टिनल सिक्रीशन 400 ml, बाइल 1000 ml, पैनक्रियाटिक जूस 1500 ml। ये चाहो तो चीज याद रख सकते हो, वरना इसको स्किप कर सकते हो, यहाँ से कोई एमसीक्यू वगैरह नहीं आ रहा है। ठीक है। एनाटॉमी अगर आएगा जीआईटी की, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी एनाटॉमी पूछी जा सकती है। तो एनाटॉमी सर्जरी में अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई भी एक और डिजीज पढ़ रहे हो या किसी भी एक सिस्टम की डिजीज पढ़ रहे हो, तो उसकी एनाटॉमी एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है जियोजेनम और इलियम के बीच में, क्या डिफरेंस होता है ना। 3 पार्ट हमने जीआईटी के पढ़े। पहला पार्ट था ड्यूडेनम, तीसरा सेकंड था जियोजेनम और थर्ड वन इज योर इलियम। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो जेजुनम है, सेकंड पार्ट इज जेजुनम एंड थर्ड लास्ट पार्ट इज योर इलियम, है ना। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड देन इलियम। तो इलियम की वॉल, जेजुनम की वॉल कैसी होती है, थिकर होती है, लेकिन इलियम कैसा होता है, थोड़ा थिनर होता है। ल्यूमेन का साइज, मतलब जो हमारा साइज है, ये जो ल्यूमेन है, ये जो कैनाल है, इसका साइज यहाँ पे लार्ज होता है, ये कैसा होता है, स्मॉल होता है। वेस्कुलैरिटी की बात करते हैं तो हमारा जो जेजुनम वाला पोर्शन है, वहां पे ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, रिचली सप्लाई होता है, इसीलिए कैसा दिखता है, ये रेड कलर का दिखता है। और जो हमारा इलियम है, वहां पे वेस्कुलर या ब्लड वेसल ज्यादा नहीं होती है, इसलिए थोड़ा ये कैसा दिखता है, पेल कलर दिखता है, पैलर कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे सर्कुलरिस, पीले की सर्कुलरिस यहाँ पे प्रोमिनेंट होते हैं, मतलब फोल्ड्स वगैरह यहाँ पे लेस प्रोमिनेंट होते हैं। पेयर पैचेस यहाँ पे कम पाए जाते हैं, यहाँ पे पेयर पैचेस ज्यादा पाए जाते हैं। अब पेयर पैचेस का इंपॉर्टेंस भी, अब जब हम बात करेंगे टाइफाइड एंटेरिकस, तो वहाँ पे पेयर पैचेस का क्या आ जाएगा, एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा पेयर पैचेस में। जब हमारा जो टाइफाइड है उसकी वजह क्या होता है, पेयर पैचेस रप्चर हो जाते हैं, तो वो भी हम आने वाले इसी उसमें लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है अगर हम बात करते हैं जेजुनम में, तो प्राइमरी साइट है न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन की, और हमारा जो इलियम है वहां पे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस बात को देखो ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना है कि जेजुनम पे क्या हो रहा है, हमारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और हमारा बाइल सॉल्ट्स और विटामिन B12 का कहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इलियम पे। क्योंकि अभी हम जब बात करेंगे जीआईटी की यहाँ पे अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में डिजीज, तो उस टाइम पे एनीमिया वगैरह भी हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा जनरल एनाटॉमी और यहाँ पे फिजियोलॉजी था, जो मैं समझता हूँ सभी को क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमें पॉइंट 1 पढ़ना है, वो है हमारा इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस सबको पता है किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से क्या होता है, टीबी जो हम कॉमनली कह सकते हैं, वो डिजीज हम क्या करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कॉमन सिम्टम्स क्या मिलते हैं कि इन्फ्लामेशन वगैरह सारी चीजें मिलेंगी, वो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं। तो अब देखो टीबी क्या है, इंटेस्टाइनल टीबी के बारे में बात करते हैं। तो इंटेस्टाइनल टीबी 2 तरीके से हो सकता है कि पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या है कि अगर वो विद इन आपका इंटेस्टीन हुआ है, ठीक है, मतलब क्या हुआ है, जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की ग्रोथ हुई है वो कहाँ पे हुई है, इंटेस्टीन में ही ग्रोथ हुई है, और उसने क्या किया, इंटेस्टाइनल टीबी को कॉज किया, तो वो कहलाएगा हमारा प्राइमरी इंटेस्टाइनल टीबी। सेकेंडरी इंटेस्टाइनल टीबी का मतलब क्या है, देखो मान लो कहीं पे पल्मोनरी टीबी था, पल्मोनरी टीबी क्या हुआ, वो जो पल्मोनरी टीबी हुआ वहां पे जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस था, वो क्या हुआ, ब्लड के थ्रू, या हमारा कह सकते हो भैया हमारा ब्लड कहाँ पे आ गया, वो कहीं ना कहीं जीआईटी में आ गया, और जीआईटी में आने के बाद क्या किया उसने, वहां पे टीबी कॉज कराया, तो ये कहलाएगा हमारा सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस।
तो अगर मैं बात करता हूं कि हमारा इंटेस्टाइनल टीबी कितने टाइप का है, इंटेस्टाइनल टीबीज और टू टाइप। पहला है प्राइमरी इंटेस्टाइनल टीबी, जो कहाँ पे हो रहा है, विद इन जीआईटी ही उसका ओरिजिन है, जो यहाँ पे मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही उसका ओरिजिन है और वहीं पे वो जाके क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो वो है प्राइमरी इंटेस्टाइनल टीबी। सेकेंडरी इंटेस्टाइनल टीबी क्या है कि मतलब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस था, उसकी ग्रोथ कहीं और हुई थी, वो क्या हुआ, वो सर्कुलेटरी सिस्टम या लिम्फेटिक्स के थ्रू हेमेटोजेनस स्प्रेड होते हुए वो कहाँ आया, वो कहीं ना कहीं हमारे लार्ज स्मॉल इंटेस्टीन में आया, देन उसके बाद वहां पे क्या किया, टीबी को कॉज कराया, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी टीबी। तो अब देखो ये हमारा कितने टाइप का है, दो टाइप का है। पहला है प्राइमरी इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस, किसके थ्रू होगा, कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या माइकोबैक्टीरियम बोविस, ठीक है। एक ये भी हमारी एक स्पीशीज है टीबी के एक, ठीक है। जिसके किसके कैसे होता है, अगर आपने इंजेस्ट कर लिया, लाइक इन्फेक्टेड मिल्क वगैरह था, तो उस मिल्क वगैरह में क्या था, माइकोबैक्टीरियम बोविस वगैरह प्रेजेंट था, आपने उस मिल्क को इंजेस्ट किया, ठीक है, तो वहां पे वो क्या करेगा, जाने के बाद जीआईटी में ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद वो क्या कराएगा, टीबी कॉज कराएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर प्लास्टिक टीबी। अब हाइपर प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, देखो हाइपरप्लेशिया का मतलब क्या होता है, सेल का साइज इंक्रीज होना। अब क्या होगा, ये जब जाएगा वहां पे ग्रोथ कराएगा, इन्फ्लेमेशन कॉज कराएगा, इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूसली रहेगा, तो वहां पे क्या करेगा, आपकी जो इंटेस्टीन है उसमें क्या कराएगा, उसका एनलार्जमेंट करा देगा उसका। तो ये हमारा इस तरह से रहेगा। कॉमनली कहाँ पे मिलेगा, इलियोसिकल जंक्शन पे, मतलब जहां पे इलियम, जहां पे क्या हो रहा है, इलियम और सीकम ज्वाइन हो रहे हैं, वहां पे ये कॉमनली देखने को मिलता है। तो पहली बात ध्यान क्या रखनी है कि हमारा जो इंटेस्टाइनल टीबी है वो दो टाइप का है, प्राइमरी एंड देन सेकंड वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है कि जिसका ओरिजिन क्या है, जिसका ओरिजिन कहाँ हुआ, जीआईटी में ही ओरिजिन हुआ। कैसे स्प्रेड होगा, आपने कोई एक इन्फेक्टेड मिल्क या कोई भी एक इन्फेक्टेड सब्सटेंस को इंजेस्ट कर लिया, देन वो माइकोबैक्टीरियम हमारी बॉडी में गया, देन वहां पे ग्रोथ किया, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन वगैरह होगा, और वहां पे क्या होगा, हाइपरप्लेशिया होगा, ठीक है, जिसकी वजह से सेल का साइज इंक्रीज वगैरह करेगा, और ये हमारा हाइपर प्लास्टिक टीबी कॉज कराता है। हाइपर प्लास्टिक टीबी का मतलब क्या है कि सेल का साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी क्या कराता है, हाइपर प्लास्टिक टीबी कॉज कराता है। तो जंक्शन पे कहाँ पे मिलता है कॉमनली, रीजन कौन सा, इलियोसिकल जंक्शन, मतलब जहाँ पे इलियम और सीकम का ज्वाइनिंग है वहां पे ज्यादातर देखने को मिलता है। सेकेंडरी इंटेस्टाइनल टीबी क्या है कि वो क्या है, सेकेंडरी टू पल्मोनरी। सेकेंडरी टू पल्मोनरी का मतलब क्या है कि वो हमारे डायरेक्टली हमारे इंटेस्टीन में उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, इंटेस्टीन में वहां पे नहीं है, वो कहीं ना कहीं क्या था, पल्मोनरी से रिलेटेड था, मतलब हमारे लंग्स से रिलेटेड था। वो क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड के थ्रू या किसी एक लिम्फ के थ्रू क्या हुआ, वो वहां पे जीआईटी में आया, देन उसने क्या किया, वहां पे इंटेस्टाइनल टीबी कॉज किया, ठीक है। तो टीबी वाया स्वेलिंग ऑफ बेसिलाई लीड्स टू अल्सरेटिव, तो ये कैसा होता है, यहाँ पे मिलेगा अल्सरेटिव टीबी, ठीक है। यहाँ पे कैसा मिलेगा, अल्सरेटिव टीबी, मतलब क्या होगा, यहाँ पे इंटेस्टीन में क्या मिलेंगे, अल्सर्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर प्राइमरी इंटेस्टाइनल टीबी है, तो प्राइमरी इंटेस्टाइनल टीबी में क्या मिलेगा, जनरली इन्फ्लामेशन मिलेगा, या हम कह सकते हैं हाइपर प्लास्टिक कंडीशन मिलेगी, या हाइपरप्लेशिया मिलेगा, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी की अगर बात करें, तो सेकेंडरी में क्या मिलेगा, सेकेंडरी में मिलेगा अल्सर, और इसी को हम क्या कहेंगे, अल्सरेटिव टीबी का नाम देंगे। सभी के समझ में आया, हैंड रेस कर देना एक बार, हैंड रेस क्लियर है सभी के, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बात कर लेते हैं कि पैथोलॉजी क्या रहेगी। तो मैंने बताया क्या है, दो टाइप के हो गए, इसी के बेसिस पे क्या है, हाइपर प्लास्टिक। हाइपर प्लास्टिक में मेनली किस वजह से, प्राइमरी है ना, तो हाइपर प्लास्टिक इलियोसिकल, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट है, इलियम और सीकम पे ज्यादातर मिल रहा है, तो हाइपर प्लास्टिक इलियोसिकल टीबी। दूसरा है अल्सरेटिव टीबी। अल्सरेटिव टीबी में पैथोलॉजी क्या रहेगी, सेकेंडरी कॉज है कोई पल्मोनरी टीबी का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाइपर प्लास्टिक में क्या है कि वो क्या है, साइड क्या है, यहाँ पे पल प्राइमरी कॉज है, प्राइमरी कॉज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्राइमरी कॉज है, टर्मिनल इलियम और सीकम में मिलता है, और पेशेंट विद सम रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे अब देखो क्या मिलेगा, हाइपर प्लास्टिक में क्या मिलेगा और अल्सरेटिव में क्या मिलेगा। हाइपर प्लास्टिक मतलब हाइपरप्लेशिया हुआ है, तो वॉल की जो है हमारी थिकनेस मिलेगी, क्यों, क्योंकि वहां पे एडीमा, ग्रेनुलेशन हो रहा होगा टिश्यू का, एडीमा हो रहा होगा, फिब्रोसिस हो रहा होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी नैरोइंग हो जाएगी। तो मतलब जो हमारा इलियोसिकल जंक्शन है, मान लो ये हमारा इलियोसिकल जंक्शन क्या है, ये हमारा इलियोसिकल जंक्शन, तो ये जो इलियोसिकल जंक्शन है, जब यहाँ पे क्या होगा, फिब्रोसिस होगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, नैरोइंग हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, इलियोसिकल जंक्शन क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। मतलब जो आपकी जीआईटी की इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो क्या हो जाएगी, हाइपर प्लास्टिक में नैरोइंग हो जाएगी, ठीक है। जिसकी और क्या होगा, रीजनल लिम्फ नोड्स वहां पे क्या हो जाएंगे, सिसेशन, मतलब वहां पे सिसेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइपर प्लास्टिक। दूसरा है अल्सरेटिव। जब अल्सरेटिव से नाम समझ में आ रहा है, अल्सरेटिव किसकी वजह से होता है, सेकेंडरी कॉज है अल्सरेटिव में। सेकेंडरी कॉज कैसा है, मतलब कि पहले क्या हुआ, पल्मोनरी टीबी हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इंटेस्टाइनल टीबी में वो वहां पे
चेंज हो गया, तो उसमें क्या मिलेगा, अल्सर्स मिलेंगे। तो अल्सर्स कैसे मिलेंगे, मल्टीपल शैलो अल्सर्स मिलेंगे, ठीक है, जिनके अनडिटरमाइंड एज होंगे, मतलब क्या होगा, कोई फिक्स मतलब प्रॉपर एज वगैरह नहीं प्रेजेंट होगा। सेरोसा में क्या हो सकता है, ट्यूबरकल्स देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पे परफोरेशंस भी देखने को मिल सकता है। ये हमारा हो गया अल्सरेटिव टीबी। तो हमारे पास, अगर मैं बात करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, या मैं कह सकता हूँ कि कितने टाइप है, तो दो टाइप है। प्राइमरी, जिसका प्राइमरी कॉज क्या है, कि वो क्या है, उसमें कोई सेकेंडरी रोल था ही नहीं, वो डायरेक्टली क्या हुआ, हमारा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से ओरिजिन है, तो वो है प्राइमरी इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। और सेकेंडरी क्या है, कि वहीं कहीं कहीं ना कहीं उसको पहले क्या हुआ, पल्मोनरी टीबी वगैरह हुआ, देन उसके बाद उसको क्या हुआ है, इंटेस्टाइनल टीबी में कन्वर्ट हो गया, तो वो है हमारा सेकेंडरी इंटेस्टाइनल टीबी। तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। पैथोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, तो पहला है हाइपरप्लास्टिक, दूसरा है अल्सरेटिव। हाइपरप्लास्टिक का मतलब क्या है, जिसमें सेल इंक्रीज कर रहे हैं, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है प्राइमरी कॉज होता है इसमें डायरेक्ट, ठीक है। अल्सरेटिव में क्या रहेगा, सेकेंडरी कॉज कहीं ना कहीं मिलेगा। तो हाइपरप्लास्टिक में क्या मिलेगा, हाइपरप्लेशिया मिलेगा, सेल वहां पे एडीमा मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा जीआईटी का जो हमारा स्मॉल इंटेस्टीन है, इलियोसिकल जंक्शन है, वो क्या हो जाएगा, नैरोइंग होगा। और हाइपरप्लास्टिक बेसिकली कहाँ मिलेगा, हाइपरप्लास्टिक तुम्हें जनरली मिलेगा इलियोसिकल जंक्शन पे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बात की। अब क्या होगा, क्लिनिकल फीचर, तो क्लिनिकल फीचर दोनों में अलग मिलेंगे। अगर हाइपर प्लास्टिक है तो उसमें अलग मिल रहे हैं, अल्सर्स है तो अल्सरेटिव टाइप का है, तो वहां पे क्लिनिकल फीचर्स अलग देखने को मिलेंगे। जैसे हाइपर प्लास्टिक, हाइपरप्लेशिया हुआ है, तो वहां पे क्या मिलेगा, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन, बार बार उसको एब्डोमिनल पेन होगा। सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन, जाहिर सी बात है ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। भाई मान लो ये यहाँ पे जीआईटीएस में इन्फ्लामेशन हुआ बार बार, इन्फ्लामेशन हुआ बार बार, तो क्या हुआ, यहाँ पे इसका एनलार्जमेंट हुआ, इसमें एडीमा हुआ। जब इसमें एडीमा हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, ये नैरोइंग हो जाएगी। जब ये नैरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कि फूड वगैरह जो भी चीज है उसका ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। एक्यूट नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इंटरमिटेंट डायरिया देखने को मिल सकता है। ब्लाइंड लूप सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अभी ब्लाइंड लूप सिंड्रोम क्या है, अभी आने वाले में बात करेंगे। क्या हो जाता है, जो तुम्हारा जीआईटी है उसका कहीं ना कहीं नैरोइंग वगैरह हो जाती है, उसको हम पढ़ेंगे, ब्लाइंड लूप सिंड्रोम। यही हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को हम उसको डिस्कस करेंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, एनीमिया होगा। भाई देखो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या फिर मतलब कोई भी एक वहां पे एडीमा वगैरह है जीआईटी में, जहां पे तुम्हारा इलियोसिकल जंक्शन पे क्या होना था, वहां पे तुम्हारा एब्जॉर्प्शन होना था न्यूट्रिशन वगैरह का, वो नहीं हो रहा। विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन होना था, वो नहीं हो रहा। तो उसकी वजह से क्या होगा, एनीमिया होगा, वेट लॉस होगा, और स्टीरिया मतलब क्या होगा, जो तुम्हारा स्टूल है उसमें क्या आएगा, फैट आएगा, फैट इन स्टूल, ठीक है। ये होगा, तुम्हें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब है अल्सरेटिव। और जब अल्सर्स हो चुके हैं, तुम खुद सोचो, अब अल्सरेटिव में क्या मिलेगा, क्रॉनिक डायरिया रहेगा, पस हो सकता है या ब्लड हो सकता है। तो डायरिया में क्या आएगा, पस भी आ सकता है, ब्लड भी आ सकता है, क्योंकि भाई वहां पे क्या हुआ है, अल्सर्स का फॉर्मेशन हो, तो अल्सर्स की वजह से क्या होगा, ब्लड वगैरह देखने को मिल सकता है, और वेट लॉस भी पेशेंट में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इनके क्लिनिकल फीचर्स। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस क्या करा सकते हो। डायग्नोसिस में क्या होगा, जब तुम बेरियम मील दोगे, बेरियम मील क्या होता है, बेसिकली हम डाई देते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक इमेज क्या होता है, कलरफुल पिक्चर ऑब्टेन कराने के लिए। तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, वहां पे नैरोइंग मिलेगी, पुल्ड अप की सीकम, तो सीकम ऊपर की तरफ होगा। जाहिर सी बात है, जब वहां पे हाइपर प्लास्टिक है तो नैरोइंग देखने को मिलेगी। और वहां पे स्टूल्स में क्या आ सकता है, म्यूकस देखने को मिल सकता है। चेस्ट एक्सरे क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, अगर आप वहां पे एक्सरे कराओगे, ठीक है। अल्सरेटिव टाइप में क्या मिलेगा, स्टूल्स का अगर एग्जामिनेशन करा सकते हो अल्सरेटिव में, ब्लड टेस्ट करा सकते हो, जिसमें क्या होगा, लिम्फोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, ईएसआर बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हाई रहेगा। चेस्ट एक्सरे वहां पे पल्मोनरी टीबी देखने को मिलेगा, क्योंकि अल्सरेटिव किसकी वजह से हो रहा था, अल्सरेटिव बताया था ना, अल्सरेटिव तो सेकेंडरी कॉज की वजह से होता है अल्सरेटिव। तो सेकेंडरी कॉज मतलब क्या हुआ, कि लंग्स की वजह से, पहले क्या हुआ, पल्मोनरी टीबी हुआ। तो यहाँ पे अगर जब तुम चेस्ट एक्सरे कराओगे, तो हो सकता है कि चेस्ट एक्सरे में तुम्हें पल्मोनरी टीबी देखने को मिले, ठीक है। बेरियम मील में क्या देखने को मिलेगा, अल्सर्स देखने को मिलेंगे। तो उसकी पिक्चर कराओगे प्रॉपर, तो वहां पे तुम्हें अल्सर्स देखने को मिलेंगे अल्सरेटिव टाइप में। ये हो गया हमारा डायग्नोसिस। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, हाइपर प्लास्टिक है, तो भाई हाइपर प्लास्टिक है तो सेल का साइज इंक्रीज किया है, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है, और ब्लाइंड लूप सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन है। अल्सरेटिव है तो अल्सर्स अगर वहां पे फॉर्मेशन है, तो परफोरेशन हो सकता है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यहाँ पे हमें अल्सरेटिव में देखने को मिल सकता है। तो मैनेजमेंट कैसे करोगे, अगर देखो हाइपर प्लास्टिक है, हाइपर प्लास्टिक है, तो वहां पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कॉलन वाले रीजन पे, तो क्या करा दो, हेमिकोलन कॉलेक्टॉमी। हेमिकोलेक्टॉमी का मतलब क्या है, कि जिस एरिया पे, जिस पोर्शन पे कॉलन के, वहां पे क्या हुआ है, राइट साइड या लेफ्ट साइड में जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको कट करो, और वहां पे उसको वहां से
उसको रिमूव करा दो, ठीक है। ये होगा हमारा हाइपरप्लास्टिक में। अल्सरेटिव में क्या कराना है, जब जहां पे आप सर्जरी कैसे कराओगे, बाईपास करा सकते हो रिसेप्शन। मतलब बाईपास का मतलब क्या है कि जिस पोर्शन पे तुम्हारे अल्सर है उस पोर्शन को कट करो या उसको बाईपास कर दो या उसको कट करके निकाल दो, रिसेक्शन कर दो, अगर वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन या परफोरेशन देखने को मिल रहा है। तो ये था हमारा किसके बारे में, ये हमारा इंटेस्टिनल ट्यूबर क्लॉसेस के बारे में। सभी को क्लियर हुआ इंटेस्टिनल ट्यूबर क्लॉसेस? बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन, मैं समझता हूँ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्लियर हो गया सभी के? हैंड रेज कर दो। क्लियर है? अल्सरेटिव इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस, इसके दो टाइप हमने पढ़े, अल्सरेटिव में पढ़ा और हाइपरप्लास्टिक दोनों पढ़ लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड, अब देखो जिसकी मैं ब्लाइंड लूप सिंड्रोम की बात कर रहा था, अब हम वो बात करेंगे कि ब्लाइंड लूप सिंड्रोम क्या पढ़ना है। पॉइंट नंबर सेकंड में हमें पढ़ना है ब्लाइंड लूप सिंड्रोम पढ़ना है, शॉर्ट बॉल सिंड्रोम पढ़ना है और टाइफाइड एंटेरिकस पढ़ना है। यानी कि टाइफाइड की वजह से इंटेस्टाइन में क्या हो चुका है, परफोरेशन हो चुका है, उसको हम क्या कहते हैं, टाइफाइड एंटेराइटिस कहते हैं, ठीक है। इसके इसमें क्या पढ़ना है, इसके एटियोपैथोजेनेसिस पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ना है, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन और मैनेजमेंट, जैसे एज यूजुअल हम अभी पढ़ते आए हैं वही सारी चीजें में करनी है। तो ब्लाइंड लूप सिंड्रोम का मतलब क्या है, ब्लाइंड लूप सिंड्रोम या हम कह सकते हैं स्टैग्नेंट लूप सिंड्रोम। स्टैग्नेंट लूप सिंड्रोम का मतलब क्या है कि देखो किसी वजह से मान लो तुम्हारी जीआईटी में कहीं ना कहीं, बेसिकली बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं अगर उसमें स्ट्रक्चर हो गया, कहीं ना कहीं उसकी नैरोइंग हो गई, किसी ने कहीं ना कहीं उसकी फिस्टुला हो गया, उसकी मतलब क्या होना है कि तुम कह सकते हो कि स्टेग्नेशन होना, या तुम कह सकते हो कि वहां पे नैरोइंग होना, या फिर मतलब रुक जाना किसी वजह से, बॉल के सेगमेंट का किसी ऑब्स्ट्रक्शन होना, तो वो कहलाएगा ब्लाइंड लूप सिंड्रोम। ब्लाइंड लूप सिंड्रोम में क्या है, स्टेग्नेशन इन बॉल सेगमेंट ड्यू टू स्ट्रक्चर, या तो स्ट्रक्चर्स की वजह से, सर्जिकल लूप्स की वजह से, फिस्टुला की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा, जब वहां पे क्या हो जाएगा, जो सेगमेंट है वो वहां पे नैरोइंग हो चुकी है, या फिर वहां पे उसका जो पाथवे था वो क्लोज हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड लूप सिंड्रोम का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या मिलेगा, ब्लाइंड लूप सिंड्रोम में क्या मिलेगा, क्रॉनिक डायरिया मिलेगा, ठीक है। स्टोरिया मिलेगा, मतलब क्या होगा, वही कि तुम्हारे स्टूल्स में क्या आ रहा है, फैटी स्टूल हो रहा है, ठीक है। वेट लॉस रहेगा, मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया मिलेगा, क्योंकि जब आपका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा विटामिन का या मिनरल्स का, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा। ब्लॉटिंग का पेशेंट सॉरी कंप्लेन करेगा, ठीक है। डायग्नोसिस क्या कराओगे, हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट करा सकते हो। बेरियम मील जब दोगे तो वहां पे क्या होगा, डायलेटेड लूप्स देखने को मिलेंगे। जब आप उसके अंदर जेजनल एस्पायरेट कल्चर, मतलब जो उसका जेजनम वाला पोर्शन है उसमें से अगर एस्पायरेट कराओगे, वहां पे जो उसका मतलब कंटेंट है, जेजनम में जो कंटेंट प्रेजेंट है, तो वहां पे देखोगे कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी, 10⁵ वहां पे पर ml बैक्टीरिया वहां पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। मतलब क्या करा रहे हो आप, जेजनम से क्या कर रहे हो, कल्चर के लिए क्या कर रहे हो, पार्टिकल्स ऑब्टेन करा रहे हो और उसको क्या कर रहे हो, कल्चर करा रहे हो। मैक्रोसिटिक एनीमिया होगा, क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या कराओगे आप, वहां पे एंटीबायोटिक दे सकते हो, जैसे टेट्रासाइक्लिन या मेट्रोनिडाजोल दे सकते हो। एनीमिया है तो विटामिन B12 दे सकते हो न्यूट्रिशनल सपोर्ट में, ठीक है। प्रोबायोटिक्स दे सकते हो, और अगर वहां पे क्या है, ब्लाइंड लूप सिंड्रोम में सर्जिकल करेक्शन भी आप करा सकते हो, अगर वहां पे एनाटॉमिकल कॉज है तो। ये हमारा हो गया छोटा सा टॉपिक था, ब्लाइंड लूप सिंड्रोम। सभी के क्लियर है? सभी के क्लियर है? सभी के क्लियर हुआ? हैंड रेज कर देना एक बार, सभी के क्लियर है ब्लाइंड लूप सिंड्रोम, ठीक है। रफिया क्लियर? चलो ठीक है। अब है शॉर्ट बॉल सिंड्रोम। शॉर्ट बॉल सिंड्रोम का मतलब क्या है, जो बॉल का मतलब क्या है, बॉल से रिलेटेड है तुम्हारा जीआईटी। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट का मतलब है छोटा होना, क्या है, छोटा होना। तो जो तुम्हारी जीआईटी है वो किसी वजह से, जो तुम्हारा जीआईटी ट्रैक है वो किसी सर्जिकल की वजह से, मान लो तुम्हारा किसी कोई सर्जरी वगैरह हुई तो उसकी वजह से क्या हो गया, वो शॉर्ट हो गया, तो उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट बूल सिंड्रोम। शॉर्ट बूल सिंड्रोम क्या है कि एक किसी भी वजह से, चाहे सर्जिकल उसकी वजह से या फिर किसी भी रीजन की वजह से क्या होना, तुम्हारा जो बॉल है, जो तुम्हारी जीआईटी है उसका वो छोटा होना इज योर शॉर्ट बूल सिंड्रोम। तो शॉर्ट बूल सिंड्रोम में क्या रहेगा, शॉर्ट बूल सिंड्रोम इन एडल्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट रिड्यूस स्मॉल इंटेस्टाइन ईदर फंक्शनली एनाटॉमिकली और मेजरिंग लेस देन 180 टू 200 सेंटीमीटर। तो जो 180 से 200 सेंटीमीटर है साइज जो तुम्हारा, ठीक है, उससे कम होना स्मॉल इंटेस्टीन का, वो कहलाएगा हमारा शॉर्ट बूल सिंड्रोम। अब जब ये साइज कम हो गया, तो साइज कम हुआ, तो साइज कम होगा तो वहां पे क्या होगा, मेल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, जिसके से क्या होगा, मेल रिजल्टिंग इन मेल एब्जॉर्प्शन। और यहाँ पे हम इसी को कंडीशन को क्या कहते हैं, शॉर्ट बूल सिंड्रोम का नाम देते हैं। कॉज क्या रहेगा यहाँ पे, एक्सटेंसिव स्मॉल बूल रिसेक्शन। मतलब क्या हुआ कि सर्जरी वगैरह कोई कराई, जैसे मान लो क्रॉन्स डिजीज थी, ठीक है,
ट्रॉमा वगैरह हुआ, ठीक है, तो उस वजह से क्या किया, उस पार्ट को जिसको हमने बॉल के जिस पार्ट को रिसेक्शन किया, मतलब वहां पे कट करके निकाला, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब तुमने कट करके कुछ पोर्शन निकाल दिया तो तुम्हारी जो बॉल है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसी को हम क्या कहेंगे, वहां पे शॉर्ट बुल सिंड्रोम कहेंगे, और यही हमारा कॉज रहेगा। पैथोजेनेसिस क्या है, लॉस ऑफ एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्टिव सरफेस, मतलब जो तुम्हारा जब तुमने जो तुम्हारी बोल है, जो तुम्हारा इंटेस्टीन है, वो तुमने वहां पे क्या कर दिया, कट कर दिया। तो जब तुमने कट कर दिया तो कहीं ना कहीं सीकम या इलियम वाला जो भी पोर्शन जो तुम वहां से कट कर रहे हो, तो वहां पे उसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मेल एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे, वही क्रॉनिक डायरिया रहेगा, ब्लड फैटी स्टूल रहेगा, डिहाइड्रेशन रहेगा, वेट लॉस रहेगा, और इलेक्ट्रोलाइट्स या मिनरल की डेफिशिएंसी देखने को मिलेंगी। तो तुम मैनेजमेंट क्या करोगे, मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, डाइटरी मैनेजमेंट देंगे, फिर उसको स्मॉल मील देंगे फ्रिक्वेंटली, लो फैट देंगे, हाई कार्ब्स देंगे, हाई कार्ब्स या प्रोटीन देंगे, और लैक्टोज को रेस्ट्रिक्शन वहां पे रखेंगे। ठीक है, साथ में क्या कराएंगे, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट देख रहे हैं तो एंटी डायरियल ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे लोप्रामाइड दे सकते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं, सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स दे सकते हैं, विटामिन या मिनरल्स के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, ताकि उसको एनीमिया वगैरह ना हो, जो भी हमें चेक देना है। ठीक है, न्यूट्रिशन सपोर्ट देना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सर्जिकल, अगर सर्जिकल में देखो तो इंटेस्टिनल लेंथनिंग करा सकते हैं, स्मॉल जो बाउल है उसको ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन सिंपल यही रहेगा कि मेलन्यूट्रिशन हो जाएगा, या फिर गॉल स्टोन बन सकते हैं, क्योंकि अगर वहां पे बाइल का डिपोजिशन होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया हमारा शॉर्ट बॉल सिंड्रोम के बारे में। सभी के क्लियर हुआ शॉर्ट बॉल सिंड्रोम। शॉर्ट बॉल सिंड्रोम में सिंपल सा है कि आपका जो जीआईटी था वो क्या हुआ, किसी सर्जिकल वगैरह की वजह से सर्जरी वगैरह हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे हमने रिसेक्शन किया, उसकी वजह से क्या हो गया, जो हमारा जीआईटी का साइज था वो छोटा हो गया। ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, शॉर्ट बॉल सिंड्रोम का नाम दे रहे हैं। सभी के क्लियर शॉर्ट बॉल सिंड्रोम, हैंड रेस कर देना। सभी के क्लियर है, चलो ठीक है। अब इसके बाद है टाइफाइड एंटेराइटिस। टाइफाइड एंटेराइटिस में क्या है, जो तुम्हारा सैल्मोनेला टाइफी है वो क्या करता है, जो तुम्हारी पेयर्स पैचेस है वहां पे परफोरेशन कॉज करा देता है, मतलब छिद्र बना देता है। जैसा तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि जब तुम्हारा टाइफाइड है वो क्या कराए, अगर तुम्हारी जीआईटी में जाने के बाद वहां पे इन्फ्लामेशन वगैरह कराता है, वहां पे इन्फेक्शन वगैरह कॉज कराता है, देन वहां पे क्या करता है, परफोरेशन कॉज करा देता है। तो उसी को हम कहते हैं टाइफाइड एंटेराइटिस का नाम देते हैं। किसकी वजह से हो रहा है, टाइफाइड की वजह से हो रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं टाइफाइड एंटेराइटिस, मतलब छिद्र, आंत्र में छिद्र हो जाना, किसकी वजह से, टाइफाइड की वजह से। कॉज क्या रहेगा, नाम से समझ में आया, टाइफाइड है तो सैल्मोनेला टाइफी रहेगा, है ना, जो कैसे स्प्रेड होता है, या तो फीकल के थ्रू स्प्रेड हो सकता है या ओरल के थ्रू, फीको ओरल रूट ये दोनों रहता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, अब देखो ये किसको करता है, इन्फेक्ट करता है पेयर पैचेस को, जो कहाँ पे प्रेजेंट, हमने पढ़ा था ना, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड थर्ड वन इज योर इलियम। तो इलियम के अंदर जो हमारे पेयर पैचेस प्रेजेंट होते हैं उसको इन्फेक्ट करता है, और वहां पे क्या करता है, इन्फ्लामेशन कॉज वगैरह करा के वहां पे क्या करेगा, वहां पे वो छिद्र कॉज कर देगा, परफोरेशन वहां पे कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर क्या रहेगा, स्टेप लैडर फीवर रहेगा, मतलब उतरेगा, बुखार चढ़ेगा इस तरह से, एब्डोमिनल पेन रहेगा, पी सूप डायरिया, मतलब जैसा पी सूप होता है इस तरह का डायरिया रहेगा, या फिर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है। तो तुम डायग्नोस क्या कराओगे, पहला तो ब्लड कल्चर कराओगे, है ना, ब्लड कल्चर क्यों कराए, क्योंकि उसका परफोरेशन है, तो परफोरेशन अगर हुआ है तो ब्लड आएगा स्टूल्स में, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, मतलब कि आप ब्लड कल्चर कराओगे तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता है। ठीक है, बेस्ट है। विडाल टेस्ट कराओगे टाइफाइड के लिए, स्टूल या यूरिन कल्चर कराओगे, ल्यूकोपनिया देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस अगर देखो क्या हो जाएगा, अब जब जाहिर सी बात है टाइफाइड की वजह से क्या हो रहा है, टाइफाइड एंटेराइटिस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटेस्टीन में परफोरेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड हेमरेज होगा। ठीक है, सेप्टिक कॉज करा सकता है, सेप्टिसीमिया वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है, एंसेफेलोपैथी देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट क्या दोगे, बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक दोगे, जैसे सिफ्राटॉक्सिन दे सकते हो, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हो, और अगर वहां पे परफोरेशन हो चुका है तो वहां पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इमरजेंसी में सर्जरी कराना पड़ेगा, अगर वहां पे तुम्हें परफोरेशन देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा टॉपिक नंबर या पॉइंट नंबर 2 था, जिसमें हमने टाइफाइड एंटेराइटिस पढ़ा, स्मॉल शॉर्ट बोल सिंड्रोम पढ़ा, और साथ में हमने क्या पढ़ा, ब्लाइंड लूप सिंड्रोम, और साथ में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इंटेस्टिनल टीबी। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। सभी के क्लियर है, सभी के क्लियर हुआ, ऐड कर देना एक बार। सभी के क्लियर है ना। चलो ठीक है, तो आज के लिए अभी यहीं तक छोड़ते हैं, थोड़ा सा आज मुझे थोड़ा काम था, तो अब यहाँ से कल से कंटिन्यू डिस्कस करेंगे हम टॉपिक नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल परफोरेशंस या इंटेस्टिनल ट्यूमर्स के बारे में बात करेंगे, एंड देन उसके बाद हमारा जो रहेगा इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह, ये सारी चीजें बद उदर के बारे में बात करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट कल के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कल की क्लास में।